हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी बीपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हम स्पेक्ट्रम की और क्वालिटी की भी सीरीज़ लेके आते हैं, जिसमें हमारा टारगेट रहता है सबसे पहले चैप्टर को कंप्लीट करना। फिर चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री में 20 क्वेश्चन प्रीलिम्स के और 10 क्वेश्चन मेंस के पूरा हम डिटेल में कवर करवाते हैं। तो आज का जो है चैप्टर क्या है, चैप्टर 21 है। ये संसद से संबंधित है। अभी तक हमने लक्ष्मीकांत के 20 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि हमने चैप्टर के बाद में हमने 20 प्रीलिम्स के और 10 क्वेश्चन मेंस के पूरा कवर करवाया है। जिस किसी ने नहीं देखा है, हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो आज का हम चैप्टर देखेंगे। चैप्टर है 21। क्या है संसद, मतलब पार्लियामेंट। इसको हम जो है डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। ये हमारा जो चैप्टर है संसद, बहुत बड़ा चैप्टर है। पूरे जो लक्ष्मीकांत की बुक में सबसे बड़ा चैप्टर संसद ही है। उसको हम कुल जो है 6 पार्ट में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको हम पूरा देख लेते हैं। पहला क्या है, संसद का जो है संवैधानिक ढांचा, संरचना व सदस्यता। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है, भारतीय संसद का संवैधानिक महत्व। इसको हम इंट्रो देखें, इंट्रोडक्शन देंगे। संसद का लोकतांत्रिक क्या महत्व है उसके बारे में हम बात करेंगे। संवैधानिक स्थिति क्या है इसकी, संविधान में इसका जो है कहाँ कहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। ऐतिहासिक, इसके संबंध में जो है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, यह जो है कहाँ से जो है दिया गया है। लोकतंत्र के हृदय के रूप में संसद, इसको हम पूरा जो है डिटेल में करके देखेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, इसकी जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे कि ये कैसे लाया गया। पहला क्या है, प्रारंभिक विधायी संस्थाएं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 और 1909 के सुधार मार्ले मिंटो, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और 1935 का भारत शासन अधिनियम। स्वतंत्रता के बाद संसद का रूप, ऐतिहासिक महत्व और समसामयिक संदर्भ। नेक्स्ट हम देखेंगे संवैधानिक प्रावधान, इसको हम पूरा फुल डिटेल में कवर करेंगे। फिर क्या है, संसद की संरचना। इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, संसद में कौन कौन से जो है संसद जो है कितने पार्ट में जो है बटी हुई है, संसद के अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है। तो संसद के अंतर्गत कौन है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की भूमिका हम देखेंगे। राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, ये राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन होता है। लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा जो है संसद का निचला सदन होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें क्या देखेंगे, संसद के कार्य एवं भूमिका का अवलोकन करेंगे। जिसके अंतर्गत इसका विधायी कार्य क्या है, कार्यपालिका पर इसका क्या कैसे नियंत्रण है, वित्तीय कार्य किसके क्या हैं, और प्रतिनिधित्व में इनकी भूमिका को देखेंगे। नीतियों के निर्धारण में इनका क्या जो है महत्व है। संवैधानिक भूमिका इसकी क्या है, चर्चा और विमर्श का जो है मंच। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, भारतीय संसद की विशेषताएं, जिसके अंतर्गत द्विसदनीय व्यवस्था के बारे में जानेंगे। जनता की सर्वोच्चता क्या है, स्थायी और अस्थायी सदन, व्यापक प्रतिनिधित्व, लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व, वित्तीय प्रभुत्व और संवैधानिक संवर्धन, बहस और विमर्श का मंच, न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकार। इसको हम एक एक करके पूरा जो है फुल डिटेल में कवर करेंगे। प्रारंभिक चुनौतियाँ और उसके महत्व क्या हैं। प्रारंभिक महत्व, प्राधिकारी कार्यवाही और संसदीय तंत्र। विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत बिल से कानून तक, बजट, वित्तीय विवरण और संसदीय निगरानी। संसदीय समितियों के बारे में देखेंगे, उपकरण और विशेषाधिकार के बारे में, संविधान संशोधन, निजी सदस्य विधेयक, समकालिक बहसें व आंसर राइटिंग जो है एक एक करके पूरा जो है कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम जो पॉइंट देखते हैं वो क्या है, संसद का संवैधानिक ढांचा, इसकी संरचना और इसकी सदस्यता। उसको हम पूरा एक एक करके जो है कवर करेंगे। इसका लक्ष्य क्या है, संसद की संवैधानिक स्थिति, अंग, संरचना, योग्यता, अयोग्यता, सीटें, कार्यकाल। ये जो है सारे जो फैक्ट हैं ये आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक करके देखेंगे। पहला जो पॉइंट है, भारतीय संसद का संवैधानिक महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो भारत की जो संसद है, इसका संविधान में इसका क्या महत्व है। संसद जो है भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सर्वोच्च और केंद्रीय स्तंभ होता है। भारतीय संविधान के अनुसार यह संघ की विधायिका, यूनियन लेजिस्लेचर है। इसे संपूर्ण विधायी अधिकार प्राप्त है। यह संस्था केवल कानून बनाने का कार्य ही नहीं करती है, बल्कि यह कार्यपालिका की जवाबदेही भी सुनिश्चित करती है। ये जो संस्था क्या करती है,
इसका केवल जो है एक कार्य कानून बनाने तक ही नहीं सीमित है, यह कार्यपालिका की जो है जवाबदेहिता को भी सुनिश्चित करती है। कार्यपालिका इसके प्रति जो है जवाबदेही होती है, राष्ट्रीय नीतियों पर बहस करती है और जनता के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि का भी माध्यम है। संविधान निर्माताओं ने संसद को भारतीय लोकतंत्र का हृदय कहा है। यह उपमा इस बात को दर्शाती है कि लोकतंत्र जीवन की धड़कन संसद से ही चलती है। यहाँ जनता की आवाज़ सुनाई देती है, यहाँ नीतियाँ गढ़ी जाती हैं, नीतियाँ बनाई जाती हैं, यहाँ सरकार की दिशा तय होती है। ये सरकार जो है किस दिशा में आगे कार्य करेगी, किस दिशा में जो है कार्यरत रहेगी, तो ये कौन निर्धारित करता है? संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्या है? संसद का लोकतांत्रिक महत्व क्या है? ये जनता का जो है प्रतिनिधित्व, जनता का प्रतिनिधित्व, इसके अंतर्गत संसद देश के कोने कोने से चुने हुए, मतलब संसद जो है क्या करती है, देश के कोने कोने से चुने हुए प्रतिनिधि संसद में आते हैं, जो अपना निर्वाचन क्षेत्रों, मतलब जो है जब अलग अलग जगह से जो है प्रतिनिधियों को जो चुनकर लाया जाएगा, तो वो उस जगह की जो है क्या समस्या है, वो उनको उसकी समस्या के बारे में उनसे बेटर कोई नहीं जानेगा। इसलिए जो है वो अपने अपने क्षेत्र से जो है चुनकर प्रतिनिधि आते हैं और अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करते हैं। मतलब उनके जो है क्षेत्र में क्या समस्या है, वो आकर जो है उसको एक जो है वो अपनी समस्याओं को रखने का उनको एक मंच मिल जाता है। विधायी कार्य, इसके अंतर्गत संसद कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। ये समाज, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के लिए कानून बनाती है और संशोधन करती है और समाप्त करती है। किन क्षेत्रों में क्या करती है? संसद क्या करती है? संसद जो है, संसद का जो मेन काम है वो क्या है? लॉ की जो है लॉ का जो निर्माण करना, यह जो है समाज के लिए, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा, प्रशासन से जुड़े क्षेत्रों के लिए कानून बनाती है और उनको संशोधित करती है और समाप्त भी कर सकती है जब जरूरत पड़ती है तो। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्यपालिका की जवाबदेही। संसद में सरकार को अपने निर्णय, नीतियों और कार्यों का स्पष्टीकरण देना पड़ता है। वो कौन से कार्य कर रहे हैं, कौन सी नीतियाँ बना रहे हैं, क्या वे निर्णय ले रहे हैं, उसके बारे में उनकी जवाबदेहिता होती है संसद में। प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थायी समितियों और बहस के माध्यम से यह जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे नीतिगत दिशा निर्देशन। इसमें संसद केवल कानून नहीं बनाती, बल्कि देश की आर्थिक, विदेश, रक्षा और सामाजिक नीतियों की दिशा भी तय करती है। मतलब जो है आर्थिक जो है दिशा, आर्थिक क्षेत्र में, विदेशी क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में जो सामाजिक जो है नीतियों की दिशा भी ये तय करती है। इनके संबंध में जो है कौन कौन सी नीतियाँ बनाई जाएँ। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। भारतीय संविधान में संसद का जो स्वरूप है, अधिकार, कार्यप्रणाली, भाग 5 में अध्याय 2 में वर्णित है। आर्टिकल 79 से लेके आर्टिकल 122 तक संसद में संबंधित विस्तृत प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 79 के अनुसार संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा होंगे। आर्टिकल जो 79 क्या बात करता है? अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्री के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा जो ऐसा आर्टिकल है भारतीय संविधान का जो यह प्रावधान करता है कि संसद में जो है राष्ट्रपति होंगे और 2 सदस्य होंगे। तो कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 79 ये बात करता है। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो क्या है कि संसद में कौन कौन शामिल होता है। तो संसद में कौन आता है? राष्ट्रपति आता है और राज्यसभा और लोकसभा आती है। यह प्रावधान संघीय ढांचे की विधायी शक्ति के संतुलन को दर्शाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। इसमें क्या है? भारतीय संसद की जो जड़ें हैं ब्रिटिश काल की विधायी परिषदों में पाई जाती हैं। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, 1902 मार्ले मिंटो सुधार और 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1935 का भारत शासन अधिनियम, इन सभी ने क्रमशः प्रतिनिधित्व विधायी प्रक्रिया के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया है। स्वतंत्रता के बाद संविधान ने इन अनुभवों को ध्यान में रखते हुए ऐसी संसद का निर्माण किया जो जनता की संप्रभुता के सिद्धांत को प्रतिबिंबित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे लोकतंत्र के हृदय के रूप में संसद। संसद केवल कानून और नीतियों की मशीन नहीं, मतलब यह केवल जो है कानून का और नीतियों का निर्माण ही नहीं करती, बल्कि यह उसको जो है जीवांत मंच जो है प्रोवाइड करती है। क्योंकि जो है इसके अंतर्गत जो है कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की समस्या है, वहाँ के जो है चुने हुए प्रतिनिधि इसमें आते हैं और अपनी अपनी जगह की जो है समस्याओं की जो है कि वहाँ की क्या कंडीशन है उसके बारे में जो है वहाँ पे ब्यौरा रखते हैं और उससे संबंधित जो है नीतियों का निर्माण होता है। तो ये जो है क्या है, ये जो है
एक कानून का और नीतियों को बनाने की एक मशीन नहीं है, बल्कि यह जो है उसको जीवंत मंच प्रदान करती है, जहाँ जन भावनाओं की आवाज़ मिलती है। मतलब जनता की जो क्या क्या जो है इच्छाएं हैं, उनकी इच्छाओं के अनुरूप जो है कार्य होता है, जहाँ सिद्धांत और व्यवहार का संतुलन बना रहता है, जहाँ से राष्ट्र के भविष्य की रूपरेखा तय होती है कि राष्ट्र में जो आगे क्या क्या जो है कार्य किया जाएगा, वो जो है उसके स्वरूप की रूपरेखा तय होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। भारतीय संसद का वर्तमान स्वरूप संरचना सीधे देश के इतिहास, ब्रिटिश शासन के अधिनियमों से प्रभावित है। इसे समझने के लिए आवश्यक है कि हमें पहले ब्रिटिश भारत में विधायी संस्थाओं का विकास जाने। भारतीय लोकतंत्र में संसद की स्थापना केवल स्वतंत्रता के बाद नहीं हुई, बल्कि यह जो विकास है, यह सदियों से राजनीतिक संघर्ष और संवैधानिक सुधारों का परिणाम रहा है। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रारंभिक विधायी संस्थाएं। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1861 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन काउंसिल एक्ट लागू किया। इस अधिनियम ने भारत में प्रशासनिक सुधार का पहला संवैधानिक, ये जो इंडियन काउंसिल जो एक्ट था 1861 का, इसके अंतर्गत इस अधिनियम के अनुसार जो है भारत में प्रशासनिक सुधार का यह पहला संवैधानिक कदम था। कुछ भारतीयों को सलाहकार परिषदों में शामिल किया गया ताकि प्रशासन में भारतीय दृष्टिकोण को भी ध्यान, मतलब जो सलाहकार जो परिषदें थी उसमें भारतीय लोग को भी जो शामिल किया गया, जिससे जो भारत के लोगों का क्या दृष्टिकोण है उसको भी ध्यान में रखा जाए। वास्तविक सत्ता ब्रिटिश अधिकारियों के ही हाथ में थी, लेकिन यह प्रतिनिधित्व की नींव माना गया। महत्वपूर्ण है, इस अधिनियम में संसदीय सोच और लोकतांत्रिक विमर्श की शुरुआत हुई। नेक्स्ट हम देखेंगे 1892 से 1909 के सुधार, इसे हम क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो। 1892 से 1909 का जो सुधार है इसे हम बोलते हैं मार्ले मिंटो। 1892 अधिनियम ने सदनों में भारतीयों की संख्या बढ़ाई और विधायी प्रक्रिया में भागीदारी सरल की। जब सदन में जो है भारतीयों की संख्या बढ़ गई तो विधायी जो प्रक्रिया थी उसमें जो है भागीदारी उनकी सरल हुई। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार पहली बार संवैधानिक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन प्रणाली लेके आया। भारतीय नेताओं को सीमित प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हुए। मुस्लिम लीग जैसी राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ, इस सुधार से प्रभावित हुए। नेक्स्ट क्या है? 1919 का मॉन्टेग्यू जेम्स कोड। इसमें क्या है? विधायी परिषदों में भारतीय भागीदारी और मजबूत हुई। केंद्र और प्रांतों में दोहरी जिम्मेदारी लागू की गई। कार्यपालिका के कुछ विभाग ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण में और कुछ विभाग जो थे वो किसको दिए गए? वो भारतीय मंत्रियों को नियंत्रित किए गए। यह संसद जैसी विधायी प्रक्रिया के लिए पूर्वाभास था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम देखेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। संघीय ढांचे और संसदीय प्रणाली की, इसके अंतर्गत जो क्या हुआ? संघ के ढांचे की और संसदीय प्रणाली की नींव रखी गई। राज्यों और केंद्रों में शक्तियों का जो है स्पष्ट विभाजन किया गया कि कौन सी शक्तियाँ केंद्र के पास जाएंगी और कौन सी शक्तियाँ राज्य को दी जाएंगी। विधायी चुनाव और संसदात्मक प्रणाली की रूपरेखा तय हुई। अलग अलग सदनों के लिए विशेषाधिकार और कानून प्रस्तावित किए गए। नेक्स्ट क्या है? स्वतंत्रता के बाद संसद का प्रारूप। संविधान सभा ने पूर्व के अधिनियमों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए संसद को पूर्ण लोकतांत्रिक और जवाबदेह बनाया। लोकसभा और राज्यसभा का निर्माण किया गया। सांसदों की संख्या, कार्यकाल और निर्वाचन प्रक्रिया संविधान में निश्चित की गई। जो स्वतंत्रता के बाद की जो संसद थी उसका कैसा रूप था? संविधान में जो है पूर्व के अधिनियम जो हुए थे उसके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए संसद को पूर्ण लोकतांत्रिक और जवाबदेही बनाया गया। लोकसभा और राज्यसभा का निर्माण, सांसदों की संख्या, कार्यकाल और निर्वाचन प्रक्रिया संविधान में निश्चित की गई। अब संसद केवल कानून बनाने की संस्था नहीं थी, बल्कि कार्यपालिका की जवाबदेही और राष्ट्रीय नीति निर्धारण का प्रमुख मंच बन गई। नेक्स्ट हम देखेंगे ऐतिहासिक महत्व और समसामयिक संदर्भ इसके संबंध में। भारतीय संसद की ऐतिहासिक यात्रा दर्शाती है कि ब्रिटिश अधिनियमों स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों से विकसित हुई है। मॉन्टेग्यू जेम्स कोड 1935 अधिनियम ने संसदीय कार्य प्रणाली का अनुभव दिया है। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह सुनिश्चित किया कि संसद पूरी तरह जनता के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट हम देखेंगे अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय संसद केवल विधायी संस्था नहीं
बल्कि इतिहास, संघर्ष, संवैधानिक अनुभवों का परिणाम है। यह भारत के लोकतंत्र का अटल और स्थायी केंद्र है, जो जनता की संप्रभुता, प्रतिनिधित्व और जवाबदेही का प्रतीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे संवैधानिक प्रभाव, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। इसमें क्या है? भारतीय संसद का स्वरूप, कार्यक्षेत्र, शक्तियाँ हमारे संविधान के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हैं। संसद के संबंध में विभिन्न प्रावधान मुख्यतः भाग 5 संघ अध्याय 2 संसद में दिए गए हैं। आर्टिकल 79 से 122 तक संसद की संरचना, कार्यप्रणाली और अधिकारों से संबंधित विस्तृत प्रावधान किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपके फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ये जो सीरीज़ चल रही है, हमने जो हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है, हमने इस टाइम पे उस पर थोड़ा ब्रेक लगा दिया है, जब तक कि आपको यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तब तक के लिए हमने उस पर ब्रेक लगाया। जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, हम फिर से उस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और लेकिन जो है स्पेक्ट्रम की और पॉलिटी की सीरीज़ हम लगातार चला रहे हैं, क्योंकि ये आपके न केवल मेंस के लिए बल्कि आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इसको ज़रूर देखिए और हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को ये सीरीज़ जो चल रही है कैसी लग रही है। अब हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है, जिसमें क्या प्रावधान किया गया है। अब ये सारे आर्टिकल आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? आर्टिकल 79 क्या बात करता है? संघ के लिए संसद की स्थापना और द्विसदनीय स्वरूप का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 80 कहता है कि राज्यसभा की संरचना और संसद में कौन कौन शामिल होगा। संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल होगी आर्टिकल 79 के तहत। अनुच्छेद 80 क्या कहता है? राज्यसभा की संरचना, सदस्यों की संख्या और निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। आर्टिकल 81 कहता है लोकसभा की संरचना, सीटों और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के आवंटन के बारे में। आर्टिकल 83 क्या कहता है? दोनों सदनों की अवधि क्या है। आर्टिकल 84 कहता है संसद की सदस्यता के लिए क्या योग्यता है। तो आर्टिकल 85 में कहा गया है संसद के सत्र स्थगन और विघटन से संबंधित है। आर्टिकल 86 का संबंध राष्ट्रपति का संसद को संदेश देने और संबोधन करने का अधिकार। आर्टिकल 88 मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल का सदन में भाग लेने का अधिकार। इसके अलावा आर्टिकल 89 से 122 तक विभिन्न विषयों पर अध्यक्ष पद, अध्यक्ष शक्तियाँ, संसद की कार्यप्रणाली, मतदान की प्रक्रिया, सदस्यों की अयोग्यता, संसद की विशेषाधिकार शक्तियाँ और न्यायिक समीक्षा की सीमा पर विस्तृत प्रावधान मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, संसद का स्वरूप कैसा है। यह द्विसदनीय है। इसमें राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। राज्यसभा के अंतर्गत जो है उच्च सदन है। राज्यसभा किसको कहते हैं? यह उच्च सदन है राज्यसभा। लोकसभा क्या है? निम्न सदन है। संसद की शक्तियाँ, अधिकार सीधे संविधान से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्या है? संसद न केवल विधायी अधिकार देती है, बल्कि यह जवाबदेहिता, कार्यपालिका की जवाबदेहिता को भी सुनिश्चित करने का कार्य करती है। संसद के कार्य संचालन हेतु व्यवसाय नियम एवं प्रक्रिया संबंधी नियम बनाए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान निर्माताओं ने संसद को सर्वोच्च विधायी निकाय के रूप में स्थापित किया है, किंतु यह संवैधानिक सीमाओं में बंधी हुई है। इसका अर्थ है कि संसद अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई कानून नहीं बना सकती है और इसके सभी कार्य संविधान की कसौटी पर खरे उतरने चाहिए। मतलब कोई ऐसा जो है कानून नहीं बना सकती है जो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर हो। इसके सभी कार्य जो है संविधान की कसौटी पर खरे उतरने चाहिए। भारतीय संसद का संवैधानिक ढांचा न केवल इसके स्वरूप और शक्तियों को निर्धारित करता है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसके संतुलन और जवाबदेही को भी सुनिश्चित करता है। संसद की संरचना को हम देखेंगे। भारतीय संसद का जो ढांचा है वह बहुस्तरीय है, जो न केवल संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित है, बल्कि ऐतिहासिक विकास, लोकतांत्रिक परंपराओं का भी परिणाम है। संसद की संरचना समझना भारतीय राजनीति की आत्मा को समझने के समान है। संविधान के अनुसार संसद के अंतर्गत भारतीय संसद द्विसदनीय है। द्विसदनीय के अंतर्गत क्या है? यह जो है राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को हम निम्न सदन के रूप में जानते हैं। तीसरे जो है क्या है? राष्ट्रपति हैं। तो ये इसके अंतर्गत 3 घटक शामिल हैं। ये सारे फैक्ट आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। राष्ट्रपति, इसके बारे में प्रोविजन किसमें किया गया है? 79 के अंतर्गत यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि संसद का गठन राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर होता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रपति की भूमिका। राष्ट्रपति की भूमिका इसमें क्या है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। यदि वह ना तो राज्यसभा का सदस्य होता है ना ही लोकसभा। ये संसद को तो अभिन्न अंग होते हैं, लेकिन यह ना तो जो है राज्यसभा के मेंबर है ना ही लोकसभा के मेंबर है। संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को कानून के रूप में देने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति दोनों सदनों का आह्वान और स्थगन करता है। लोकसभा को भंग भी कर सकता है। यह संसद की संबोधित कर नीतिगत दिशा भी प्रदान करता है। तो ये सारे फैक्ट आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा क्या है, इसे हम उच्च सदन भी कहते हैं। यह ऊपरी सदन होता है। राज्यसभा भारतीय संघ की स्थायी संरचना है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। अब आप इसमें जो है ये फैक्ट आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। इसके जो है इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष पर 1/3 जो मेंबर है वो क्या होते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये फैक्ट आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए आपकी जो है ये जो सीरीज चल रही है आपके प्रीलिम्स के पहले भी आपको इसको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राज्यसभा भारतीय संघ की स्थायी संरचना है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। दूसरा क्या है, प्रत्येक सदन का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। मतलब इनके जो है राज्यसभा का नहीं, राज्यसभा जो है इसे भंग नहीं किया, तो यह एक स्थायी संस्था है। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों को। इसमें क्या है कि जिसके जो मेंबर है उनका कार्यकाल दिया गया है, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनके जो मेंबर हैं वो जो है 2 वर्ष में 1/3 मेंबर जो है क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा में अधिकतम जो है सदस्य संख्या कितनी होती है, 250 सदस्य। राज्यसभा के जो अधिकतम मेंबर है वो कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। और 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कितने, 238 जो मेंबर हैं वो राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए गए हैं, जो कि मतलब इसमें क्या बताया गया है कि जो राज्यसभा में अधिकतम मेंबर कितने होते हैं, 250 हो सकते हैं। और इसमें जो है 238 जो सदस्य हैं वो राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो 12 मेंबर हैं, 12 मेंबर राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। ये साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र से हो सकते हैं। अब ये सारे फैक्ट जो है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये जो सीरीज़ जो चल रही है, चाहे वो स्पेक्ट्रम की हो या आपकी लक्ष्मीकांत की सीरीज़ हो, आप इसको भी प्रीलिम्स के पहले पूरा जो है कंप्लीट कर लीजिए। मेरा ये टारगेट रहेगा कि प्रीलिम्स से पहले जो है पूरा हम ये बुक पूरी कंप्लीट करवा दें। यह राज्यसभा संघीय ढांचे का प्रतीक है क्योंकि यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य जो है, राज्यसभा क्या है, यह संघ के ढांचे का जो है प्रतीक है क्योंकि ये क्या करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे लोकसभा। ये क्या है, निचला सदन है। लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होती है, इसलिए इसे जन प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। लोकसभा क्या है, लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होती है, इसलिए इसे जन प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 552 निर्धारित की गई है। 530 सदस्य जो है राज्यों से चुने जाते हैं और 20 सदस्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किए जाते हैं। यह प्रावधान 104वें संविधान संशोधन 2019 के बाद समाप्त कर दिया गया। मतलब जो ये 2 जो सदस्य थे, इसमें टोटल कितने अधिकतम संख्या कितने हो सकती है, उसमें हमने देखा था कि राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 हो सकती थी, लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, यह जो है या 552 हो सकती है। उसमें हमने क्या देखा, आप इस तरह से जो है एक दूसरे से जो है डिफ्रेंशिएट करते हुए आप एक दूसरे को याद कर सकते हैं आराम से। इसमें क्या है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में हमने देखा था कि उसका जो है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, उसके 238 जो मेंबर हैं वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो 12 मेंबर हैं वो कहाँ से जो है वो विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र से जो है, उसके अंतर्गत जो है क्या देखा था कि जो 12 जो मेंबर हैं वो कहाँ से जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है नामित किए जाते हैं। और इसके अंतर्गत वो कहाँ से, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। और इसमें हमने क्या देखा कि इसमें हम देख रहे हैं कि लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 है और इसमें 530 जो सदस्य हैं वो राज्यों से चुने जाते हैं और जो 20 सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। 2 सदस्य क्या है, ये राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किए जा सकते हैं।
किंतु ये जो प्रावधान है ये 104वें संविधान संशोधन 2019 के बाद से यह समाप्त कर दिया गया है। तो ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा जो है अमेंडमेंट के द्वारा राष्ट्रपति जो दो एंग्लो इंडियन समुदाय को नामित करता था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो 104वां संविधान संशोधन 2009। नेक्स्ट क्या है, वर्तमान में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है? 543 है। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, किंतु आपातकालीन स्थितियों में इसे बढ़ाया जा सकता है। इसका वैसे कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपातकालीन परिस्थितियों में इसे बढ़ाया जा सकता है। राज्यसभा क्या है? जब भी हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में तो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है बच्चे क्वेश्चन यहाँ पे गलत कर देते हैं। क्योंकि होता है क्या है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है राज्यसभा और लोकसभा में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। राज्यसभा में क्या है? राज्यसभा के अंतर्गत जो है कार्यकाल या राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। यह एक स्थायी सदन है राज्यसभा। इसके जो सदस्य होते हैं, इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, जिसके जो है दो वर्ष में जो 1/3 सदस्य इसके रिटायर होते रहते हैं। तो ये जो है दोनों में अंतर है। लोकसभा में क्या है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु आपातकालीन स्थितियों में इसे और ज़्यादा जो है बढ़ाया जा सकता है। तो हम देखेंगे दोनों की हम तुलना करेंगे, जो कि हमने पहले ही कर लिया है, लेकिन फिर से अब देखते हैं इसको, जिससे बार बार चीज़ें जब आपके नज़र के सामने से आएंगी ना तो आपको वो सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी। इसमें क्या है? राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा की जब हम बात करेंगे तो यह क्या है? ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। लोकसभा क्या है? यह प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनी जाती है। राज्यसभा क्या है? यह स्थायी सदन है। अभी हमने देखा कि ये जो है कभी भंग नहीं होती है। इसके जो मेंबर होते हैं, इनके मेंबर का जो है कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 1/3 मेंबर जो है हर 2 वर्ष में जो है क्या होते हैं? रिटायर होते रहते हैं। लोकसभा में जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या है? ये 5 वर्षों के बाद ये भंग हो जाती है और अधिकतम जो है भंग हो जाती है। अधिकतम जो इसका कार्यकाल जो है इसका बढ़ाया भी जा सकता है, जैसी की आवश्यकता होती है। इसमें क्या है? इसमें अधिकतम संख्या जो है 250 होती है, जिसमें 250 संख्या में जो 238 लोग जो है कहाँ से? 238 लोग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 लोग जो है कहाँ से आते हैं? ये राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं, जो कि विज्ञान, कला, समाज सेवा, साहित्य के क्षेत्र से होते हैं, विशेष महत्व रखने वाले। दूसरा क्या है? जब लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में जो है अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552 अधिकतम संख्या होती है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर इसमें क्या है? राज्यसभा के अंतर्गत विधायी प्रक्रिया में परामर्शदात्री की भूमिका अधिक होती है। इसमें विधायी प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका होती है। इस प्रकार संसद की संरचना भारतीय लोकतंत्र की गहराई, विविधता को दर्शाती है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा ये तीनों मिलकर न केवल कानून का निर्माण करते हैं बल्कि सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। और इसके बारे में प्रोविज़न कहाँ पे दिया गया है कि कौन सा आर्टिकल ये बात करता है कि इसके संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति और दोनों सदन, राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा क्या है? लोकसभा जो है निम्न सदन के रूप में। इसमें प्रावधान किया गया ये है आर्टिकल, कौन सा? आर्टिकल 79। ये बार बार अभी हमने देखा है, आप लोग इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संसद की कार्य भूमिका का अवलोकन कीजिए। संसद के जो है क्या कार्य है, उनकी क्या भूमिका है, उसके बारे में हमें एक एक करके बताना है। तो भारतीय संसद केवल विधायिका नहीं बल्कि लोकतांत्रिक शासन का मूल आधार है। यह और एक सर्वोच्च संस्था है। यह संस्था सरकार की जवाबदेहिता को तय करती है और क्या करती है? कानून को बनाती है। जनता के प्रति प्रतिनिधित्व का सर्वोच्च माध्यम है यह। संसद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकार संविधान, कानून, जनहित के अनुसार काम करे। इसका क्या उद्देश्य होता है कि जो संसद के द्वारा जो भी कानून का जो निर्माण किया जा रहा है, नीतियों का जो निर्माण किया जा रहा है, तो वह जनहित के अकॉर्डिंग जो है होना चाहिए कि उससे जो है जनता का कल्याण हो। नेक्स्ट क्या है? विधायिका, लेजिस्लेटिव फंक्शन। इसको हम देखेंगे। मुख्य कार्य नए कानून बनाना, पुराने कानूनों में संशोधन करना, अप्रचलित कानूनों को क्या करना? समाप्त करना। इसकी प्रक्रिया क्या है? इसके अंतर्गत जो है बिल जो है प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रारंभिक बहस होती है और चर्चा होती है। स्थायी समितियों द्वारा गहन समीक्षा की जाती है। स्थायी समितियां जो है उसके द्वारा क्या किया जाता है? गहन समीक्षा की जाती है। दोनों सदनों में मतदान और पारित किए करना आवश्यक है। राष्ट्रपति की सहमति से विधेयक कानून का रूप ले लेता है। जब राष्ट्रपति जो है मतलब पहले विधेयक आता है, प्रस्तुत होता है, फिर उस पर बहस होती है, उस पर चर्चा की जाती है। स्थायी जो समितियां होती हैं उनके द्वारा जो उसकी गहन समीक्षा की जाती है। दोनों सदनों में मतदान और पारित करा जाता है दोनों सदनों के द्वारा।
फिर क्या है, फिर इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति की सहमति जब मिल जाती है तो विधेयक जो है वो कानून का रूप ले लेता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। पहला क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसके अंतर्गत सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना। दूसरा क्या है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक्ट 2016। इसके अंतर्गत वित्तीय एकता और प्रणाली को सरल बनाने हेतु संबंधित है। इसका महत्व क्या है, यह सुनिश्चित करता है कि कानून सिर्फ सरकार की इच्छा नहीं बल्कि जनता की सहमति और प्रतिनिधियों की बहस के माध्यम से बने। इससे क्या महत्व है कि कानून जो बनता है वह सिर्फ सरकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि इस पर यह कानून बना दिया जाए, बल्कि जनता की जो इस पर सहमति भी होनी चाहिए और प्रतिनिधियों की बहस के माध्यम से बनना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, उसे उत्तरदायी बनाती है। प्रमुख उपकरण निम्न है। प्रश्नकाल क्वेश्चन आवर। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत जो है क्या है, सदस्य मंत्रियों से उनके विभागीय कार्यों के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन से जो विभाग मंत्रियों को दिए गए हैं उनके अंतर्गत जो है कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, उस कार्य के बारे में उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है प्रश्नकाल में। दूसरा क्या है, शून्यकाल जीरो आवर। इसमें क्या है, तत्काल जो मुद्दे होते हैं, जनता की जो समस्याएं होती है उस पर चर्चा की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसमें क्या है, लोकसभा में प्रस्तुत पास होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव अगर जो है लोकसभा में प्रस्तुत होता है, पास होने के बाद जो सरकार को रिजाइन करना पड़ जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्थायी समितियाँ, स्टैंडिंग कमेटीज, विभिन्न मंत्रालयों और नीतियों की निगरानी करती हैं। तो ये जो है हमने इसको देखा। इसका उदाहरण देखेंगे। 1979 में मंत्रिपरिषद पर अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ, सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। स्थायी वित्तीय समिति बजट का विस्तृत विश्लेषण करती है, सरकार को सुधार सुझाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वित्तीय कार्य फाइनेंशियल फंक्शन। इसमें क्या है, संविधान के अनुसार कोई कर वित्तीय लेन देन बिना संसद की अनुमति के नहीं हो सकता है। संसद वित्तीय संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि जो है संविधान के अनुसार ये प्रावधान किया गया है कि कोई कर या वित्तीय जो लेन देन है वह संसद के जो है बिना परमिशन के नहीं हो सकता है। संसद वित्तीय संसाधनों पर पूर्ण कंट्रोल रखती है। लोकसभा का विशेष अधिकार है, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया गया है। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है परंतु इसको रोक नहीं सकती है। अब ये जो फैक्ट है ये आपके फ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा के धन विधेयक के संबंध में किसको प्रावधान, किसके बारे में किसको अधिकार दिया गया है, तो लोकसभा को अधिकार दिया गया है। राज्यसभा इसमें सुझाव तो दे सकती है परंतु इसको रोक नहीं सकती है। उदाहरण के लिए वार्षिक बजट को लोकसभा में प्रस्तुत कर विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति की जाती है। रेवेन्यू और व्यय पर संसद की स्थायी वित्तीय समितियां विस्तृत रिपोर्ट तैयार करती हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रतिनिधित्व की भूमिका रिप्रेजेंटेटिव रोल। संसद विभिन्न भौगोलिक, सामाजिक, भाषाई, धार्मिक समूहों का प्रतिनिधित्व करती है। यह सुनिश्चित करती है कि जो देश की जो डाइवर्सिटी है, कानून निर्माण और नीति निर्माण में भी जो है मतलब जो देश की जो विविधता है, जो विभिन्न जो समुदाय जो है कि लोग जो है विभिन्न भाषा के लोग यहाँ पे जो निवास करते हैं, तो उसके जो है क्या है वो हमारा जो कानून जो बनाया जा रहा है तो वो डाइवर्सिटी हमारे कानून के निर्माण में और नीतियों का निर्धारण करने में भी जो दिखाई पड़े। राज्यसभा में तमिलनाडु, पंजाब जैसे राज्यों के प्रतिनिधि स्थायी मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हैं। राज्यसभा में जो है तमिलनाडु और पंजाब जैसे जो राज्य हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं, वहाँ की जो लोकल लेवल पे जो मुद्दे हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसको राष्ट्रीय जो है मंच प्रोवाइड करते हैं। लोकसभा में हर राज्य की जनसंख्या के अनुपात में सीटें हैं। लोकसभा में क्या है, जो स्टेट है उसके जो है जनसंख्या के अनुसार जो है सीटें निर्धारित की गई हैं, जिससे जनसंख्या आधारित न्याय सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नीति निर्धारण पॉलिसी मेकिंग रोल। संसद केवल कानून को नहीं बनाती बल्कि राष्ट्रीय नीतियों को दिशा निर्देश का भी निर्धारण करती है। यह वित्तीय योजनाओं, विकास परियोजनाओं और सामाजिक सुधारों की भी दिशा तय करती है। यह न केवल जो है कानून का निर्माण करती है बल्कि जो राष्ट्रीय जो नीति है उनको दिशा निर्देश भी प्रोवाइड करती है। उदाहरण के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की बहस स्वीकृति, कृषि सुधार कानूनों पर संसद में बहस, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी नीतियों का अनुमोदन। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉइंट संवैधानिक भूमिका।
संसद संविधान संशोधन की सर्वोच्च संस्था है। समय समय पर संविधान संशोधन करके लोकतंत्र और ढांचों को और मजबूत किया जाता है। संसद क्या है? संसद संविधान संशोधन की जो है सर्वोच्च संस्था है। समय समय पर इसमें जो अमेंडमेंट करके लोकतंत्र और संघीय ढांचे को और मजबूत किया जाता है। उदाहरण के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों का समावेश किया गया है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अब ये सारे फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जो है कब जोड़ा गया है? तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। दूसरा क्या है, इसमें आप एक और पॉइंट याद कर सकते हैं, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। अखंडता, तो ये जो है जोड़ा गया है, ये किससे जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और जो 42वां संविधान संशोधन है, अब इसे लघु संविधान भी कहते हैं, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज से, 74वां जो है संविधान संशोधन संबंधित है किससे? नगर पालिकाओं से। तो ये आपके सारे फैक्ट जो है आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे चर्चा और विचार विमर्श। संसद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर खुली बहस का मंच प्रदान करता है। विभिन्न राजनीतिक दल, विपक्ष और सरकार अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जिससे नीति निर्माण संतुलित और समृद्ध होता है। नेक्स्ट क्या है, न्यायिक और अर्ध न्यायिक, जुडिशियल और सेमी जुडिशियल रोल। संसद में कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिनका प्रत्यक्ष संबंध न्यायपालिका अर्ध न्यायिक प्रक्रियाओं से होता है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद के माध्यम से ही संचालित होती है। उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान संसद से ही जुड़ा हुआ है। इसके संबंध में महत्वपूर्ण जो है केस स्टडी को देखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव 1979 प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार की गई। जीएसटी 2016 विभिन्न राज्यों और केंद्र के हितों के संतुलन की प्रक्रिया में विस्तृत बहस और समन्वय। महिला आरक्षण विधेयक, संसद में लंबी बहस और समीक्षा के पश्चात संशोधित प्रयास। संसद का कार्यक्षेत्र व्यापक और बहुआयामी है। विधायी, वित्तीय, कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली नीति निर्धारक प्रतिनिधि संवैधानिक संस्था। संसद के इन सभी कार्यों और भूमिकाओं के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र मजबूत, जीवंत और संतुलित बना रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संसद की विशेषताएं। इसमें क्या है, भारतीय संसद लोकतांत्रिक शासन की विधायी भारतीय संसद लोकतांत्रिक शासन की सर्वोच्च विधायी संस्था है। इसे केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं माना जाता, बल्कि यह सरकार की जवाबदेही, संविधान की सुरक्षा और राजनीतिक संतुलन का भी प्रतीक है। भारतीय संसद की विशेषताएं अन्य देश की पारंपरिक विधायिकाओं से अलग और अद्वितीय बनाती हैं। द्विसदनीयता, इसको हम देखेंगे। भारतीय संसद 2 सदनों वाली संस्था है। पहला क्या है, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसके अंतर्गत स्थायी, यह जो है क्या है, यह एक स्थायी सदन है। हमने पहले भी देखा कि यह स्थायी सदन है, इसको जो है भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का जो है कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसके 1/3 मेंबर जो है हर 2 वर्ष के बाद जो है क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो ये हमने देखा, यह एक स्थायी सदन है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का यह प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा क्या है, लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपुल। इसमें क्या है, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा ये निर्वाचित होते हैं। जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करती है। ये क्या करती है, जनता का प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करती है। महत्व क्या है, द्विसदनीयता से कानून निर्माण में संतुलन और गहन समीक्षा होती है। राज्यसभा राज्यों के दीर्घकालिक हितों की रक्षा करती है, जबकि लोकसभा जनता की तत्काल की जो आकांक्षाएं हैं उनको प्रतिबिंबित करती है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी विधेयक पर दोनों सदनों की विस्तृत बहस की, जिससे विभिन्न राज्यों और केंद्र हितों का संतुलन सुनिश्चित हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे जनता की सर्वोच्चता। भारतीय संसद जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा बनाई जाती है। लोकसभा के माध्यम से जनता की इच्छाएं सीधे परिलक्षित होती हैं। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से लोकसभा में सरकार को गिराया जा सकता है। 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव
पास होने से गिर गई। नेक्स्ट क्या है, स्थायी और अस्थायी सदन। राज्यसभा स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकती। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। स्थायी सदन की उपस्थिति देश के संघीय ढांचे को मजबूत करती है। इसका उदाहरण हम देखेंगे। राज्यसभा के स्थायी सदस्य राज्यों के दीर्घकालिक हितों को देखते हैं, जैसे कि पंजाब और तमिलनाडु के किसान कानून पर बहस। नेक्स्ट हम देखेंगे व्यापक प्रतिनिधित्व। इसमें क्या है, भारतीय संसद समाज की भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई, सामाजिक विविधता को दर्शाती है। राज्यसभा लोकसभा दोनों में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। SC, ST, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। राज्यसभा में कला, विज्ञान, साहित्य विशेषज्ञ राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया था। कितने सदस्यों को? 12। लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व। संसद सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाती है। इसके प्रमुख साधन हैं प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थायी समितियां, अविश्वास प्रस्ताव। ये जनता के प्रति जो है इसके माध्यम से उत्तरदायी रहती है। नेक्स्ट क्या है, प्रश्नकाल के दौरान मंत्री को अपनी विभागीय नीतियों, कार्यों का जवाब देना होता है। स्थानीय समिति रिपोर्ट के आधार पर बजट और सरकारी योजनाओं में सुधार किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वित्तीय प्रभुत्व। संसद के पास वित्तीय मामलों में अंतिम अधिकार है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक के बारे में प्रावधान किया गया है कि यह केवल जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा जो है इसमें राज्यसभा को इसमें जो है राज्यसभा के इसके बारे में जो है कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके संदर्भ में राज्यसभा क्या कर सकती है, केवल जो है सुझाव दे सकती है। केंद्र सरकार वार्षिक बजट लोकसभा में पेश करती है, जिसमें कर प्रणाली, व्यय योजनाएं शामिल हैं। राज्यसभा इसे ब्लॉक नहीं कर सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे संवैधानिक संवर्धन। संसद संविधान संशोधन की शक्तियों से संपन्न है। समय समय पर संविधान में सुधार करने, लोकतंत्र और संघीय ढांचे को मजबूत किया जाता है। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसी के अंतर्गत जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। 73-74वें संविधान के अंतर्गत पंचायत और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे बहस और विमर्श का मंच। संसद देश की नीति, योजना, कानूनी ढांचे को पर खुली बहस का मंच प्रदान करती है। इसे नीति निर्माण में संतुलन और विवेकशीलता आती है। महिला आरक्षण विधेयक पर संसद में लंबी बहस हुई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में संशोधन के समय राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के विचार रखे गए। नेक्स्ट क्या है, न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकार। इसके अंतर्गत संसद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संचालित करती है। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। यह क्या करती है, यह जो है संसद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को संचालित करती है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक जो है कार्रवाई कर सकती है। भारतीय संसद की विशेषताएं इसे अनूठा, सशक्त, लोकतांत्रिक निकाय बनाती हैं। यह केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि संविधान की संरक्षक है, नीति की निर्धारक है, वित्त नियंत्रक है, कार्यपालिका की निगरानी करने वाली और जनता का प्रतिनिधित्व भी करती है। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती, स्थिरता और जीवंतता संसद की ही इन विशेषताओं पर निर्भर है। नेक्स्ट क्या है, प्रारंभिक चुनौतियां और महत्व। भारतीय संसद का गठन 1950 में भारत के गणराज्य बनाने के लिए हुआ था। उस समय देश के राजनीतिक स्वतंत्रता तो पाली थी, परंतु संस्थागत लोकतंत्र के ठोस कार्य के रूप में निर्माण के सामने अनेक गहन चुनौतियां थीं। संसद को केवल कानून बनाने का उत्तरदायित्व नहीं मिला था, बल्कि उसे राष्ट्रीय एकता, सामाजिक आर्थिक नवगठना और संवैधानिक आदर्शों के व्यवहारिक क्रियान्वयन का दायित्व भी सौंपा गया था। नीचे प्रारंभिक चुनौतियों और उनके महत्व का विस्तार किया गया है। पहला क्या है, प्रारंभिक चुनौतियों में लोकतांत्रिक संस्कृति का अभाव। इसके अंतर्गत क्या है, औपनिवेशिक काल के लंबे शासकीय अनुभव के कारण जनता और राजनीतिक नेतृत्व के बीच लोकतांत्रिक व्यवहार और संस्थागत परंपराओं का विकास अभी प्रारंभिक अवस्था में ही था। संसद और विधानसभाओं के नियमित संचालन, बहस, संवाद, समावेशी निर्णय प्रक्रिया को स्थापित करना चुनौतीपूर्ण था।
1952 का पहला आम चुनाव, लगभग 17 करोड़ मतदाताओं की भागीदारी, इसके बावजूद जनतांत्रिक प्रथाओं की परिपक्वता और निर्वाचन प्रबंधों का परीक्षण बना रहा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नए संविधान का व्यवहार में क्रियान्वयन। संविधान में निहित मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों, संघीय व्यवस्था को जमीन पर उतरवाना संसद के लिए प्राथमिक चुनौती बना हुआ था। संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप कानून बनाना, प्रशासनिक व्यवस्था को उसी के अनुरूप ढालना समय साथ ही प्रक्रिया थी। राष्ट्रीय एकता और भू राजनीतिक समेकन। स्वतंत्रता के समय भारत के भूभाग में अनेक रियासतों, विभाजनकारी मुद्दे मौजूद थे। संसद को एक ऐसे संघ को आकार देना था जो विविधताओं के बावजूद अखंड रहे। हैदराबाद जूनागढ़ का विलय 1956 के राज्यों के पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू कर संवैधानिक और प्रशासनिक एकरूपता स्थापित की गई। सामाजिक और आर्थिक विषमताएं, जाति, वर्ग, आर्थिक विभाजन जैसी समस्याओं ने संसद के समक्ष सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक विधायी हस्तक्षेप की मांग रखी। संसदीय कानून में भूमि सुधार, अस्पृश्यता उन्मूलन और आरक्षण जैसे संवेदनशील विषय प्राथमिकता पर थे। नेक्स्ट क्या है? आर्थिक विकास और योजनाओं की आवश्यकता। स्वतंत्रता के समय कृषि मुखी और सीमित औद्योगिक संसाधनों वाला देश था। संसद ने विकास और रणनीतियों को कानूनी और वित्तीय समर्थन प्रोवाइड किया। पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए नियंत्रित आर्थिक रूपरेखा, संवैधानिक निवेश को बढ़ावा मिला। विदेश नीति और वैश्विक स्थितियाँ। शीत युद्ध की स्थितियों और नव स्वतंत्र देश के उदय के बीच भारत को एक स्वतंत्र संतुलित विदेश नीति अपनानी थी। संसद ने गैर प्रवर्तक दृष्टिकोण का वैधानिक और पार्लियामेंट्री समर्थन किया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन को संसदीय आदर्श और समग्र समर्थन मिला। प्रारंभिक महत्व। इन चुनौतियों के बावजूद उन्हीं के कारण संसद ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की। नीचे उसका विस्तृत वर्णन जो है किया गया है। पहला क्या है? लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना। पहले दशक में संसद ने वैधानिक प्रक्रियाओं, निर्वाचन व्यवस्था के माध्यम से यह संदेश दिया कि सत्ता अब जनता के हाथ में है। जन भागीदारी और प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों का व्यवहारिक संचार हुआ। दूसरा क्या है? संविधान व्याख्या और संरचना। संवैधानिक प्रावधानों का व्यवहारिक रूप में कार्यान्वयन संसद के माध्यम से हुआ। विधायी ढांचे ने संविधान को जीवंत किया और न्यायपालिका के साथ तालमेल बनाकर संवैधानिक संतुलन सुनिश्चित किया। नेक्स्ट है सामाजिक सुधारों का आर्थिक मंच। संसद सामाजिक न्याय के लिए सक्रिय रही। कानून और अस्पृश्यता, जाति भेदभाव, महिला अधिकारों से जुड़े सुधार को संवैधानिक और विधायिक मान्यता प्रोवाइड करी। नेक्स्ट क्या है? हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विधायी प्रयासों ने पारिवारिक कानूनों में महिलाओं के अधिकार को सुदृढ़ किया। कई प्रावधानों को समय के साथ संशोधित भी किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय एकीकरण और लोकतांत्रिक पहचान का निर्माण। संसद ने विभिन्न भाषाओं, समुदायों और क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को एक साझा राष्ट्रीय मंच प्रदान कर भारत की अखंडता, समेकित पहचान निर्माण में योगदान दिया। सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता। प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थायी समितियों जैसी प्रक्रियाओं ने सरकार को सार्वजनिक रूप से जवाबदेह बनाया। इसे प्रशासन में पारदर्शिता और नीति निर्माण में जनता के हित का संरक्षण भी हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्थिक योजना और विकास की दिशा। पंचवर्षीय योजनाओं का समर्थन, संसाधन के वितरण के लिए विधायी ढांचे को दीर्घकालिक विकास को संभव बनाया। संसद ने सार्वजनिक निवेश, कृषि सुधार, औद्योगिकरण हेतु आवश्यक वैधानिक विविधताएं सुनिश्चित की हैं। लोकतांत्रिक संस्कृति का विकास, संविधान का क्रियान्वयन, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक आर्थिक विषमताओं और आर्थिक विकास, इन सभी ने संसद को एक बहुआयामी संस्थान के रूप में निर्मित किया। इसी प्रक्रिया में संसद ने न केवल कानून बनाए बल्कि राष्ट्र का भी निर्माण किया। भारतीय संसद ने अपने आरंभिक वर्षों में अनेक बाधाओं, जटिलताओं का सामना करते हुए देश के लिए स्थायी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव रखी। प्रथम दशक की नीतिगत
सामाजिक और संवैधानिक उपलब्धियां आज भी भारतीय लोकतंत्र के मूलभूत स्तंभ मानी जाती हैं। अतः संसद का जो है निष्कर्ष देखेंगे, संसद का संवैधानिक ढांचा और संरचना और सदस्यता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसका क्या महत्व था, औपनिवेशिक शासन के अनुभवों, स्वतंत्रता संग्राम में लोकतांत्रिक संसद की आवश्यकता को जन्म दिया, संविधान निर्माताओं ने संसद को सर्वोच्च स्थान देकर जनता की संप्रभुता की अभिव्यक्ति को सुनिश्चित किया। संवैधानिक ढांचा क्या है? आर्टिकल 79 से लेकर 122 के अंतर्गत संसद की संरचना, शक्तियां, प्रक्रिया का आधार है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर संसद का रूप करते हैं। किसमें बताया गया है? आर्टिकल 79 में। संसद के कार्य और भूमिकाएं, कानून निर्माण, नीतियों का निर्धारण, कार्यपालिका की जवाबदेहिता, वित्तीय नियंत्रण, राष्ट्रीय एकता का संरक्षण, जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति, संसदीय समितियां, प्रश्नकाल, शून्यकाल के माध्यम से लोकतांत्रिक गहराई। विशेषता में हम देखेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित प्रातिनिधिक प्रणाली, द्विसदनीय संरचना, लोकसभा और राज्यसभा, जो कि राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा क्या है? यह निम्न सदन है। लिखित संविधान से परिभाषित शक्तियां, संवैधानिक संसदीय परंपराओं का सम्मान विश्व के लोकतंत्र में एक अनूठा उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रारंभिक चुनौतियां, संसदीय परंपराओं व कारण, संस्कृति का विकास, सामाजिक आर्थिक जटिलता से निपटना, राजनीतिक दलों की भूमिका व जन अपेक्षा, आपातकालीन परिस्थितियों और गठबंधन राजनीति की कसौटियाँ। महत्व और प्रासंगिकता क्या है, इसको हम देखेंगे। संसद लोकतांत्रिक आत्मा, राष्ट्रीय एकता की गारंटी है। यह केवल कानून का निर्माण नहीं करती बल्कि संवाद, उत्तरदायित्व और संतुलन के द्वारा लोकतंत्र को जीवित रखती है। भारत की विविधता में एकता का सबसे सशक्त प्रतीक है। तो ये हमारा जो है, हमने इसका एक पार्ट कंप्लीट कर लिया संसद का। संसद चैप्टर बहुत बड़ा है, हम इसको जो है 3 से 4 क्लास में या 5 क्लास भी हो सकती है, उसको कंप्लीट करवाएंगे। इसके बाद में हमारी जो ये नेक्स्ट जो क्लास हमारी आएगी वो आपका जो है इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री में या मेंस में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम पूरा डिटेल में कवर करवाएंगे, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन 20 से लेकर 30 क्वेश्चन, चूँकि प्रीलिम्स आने वाला है तो 30 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के और 10 क्वेश्चन आपके मेंस में रहेंगे, जिसको हम फुल डिटेल में कवर कराएंगे। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।